स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स दिस वीक हिंदी में। इस एपिसोड में मैं सैयद आमिर हुसैन भारत के हर कोर्ट से आने वाली इस हफ्ते की ताजा खबरों के बारे में आपको बताऊंगा। हमारे साथ बने रहिए इन सारी जरूरी खबरों को जानने के लिए। हाँ, मगर अगर आप किसी भी खबर के बारे में गहराई से जानना चाहते हो तो उसके लिए जरूर जाइए हमारी वेबसाइट www.livelawin पर। इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और पहली खबर में पश्चिम बंगाल सरकार ने 21 जनवरी को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में दोषी के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसे सत्र अदालत ने 20 जनवरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने माना था कि मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर फैसले की आलोचना की और इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की कसम भी खाई। विशेष रूप से सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने अपने फैसले में जांच के दौरान पुलिस द्वारा की गई चूक के साथ साथ अस्पताल अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे को कवर करने के प्रयासों पर भी आपत्ति जताई थी। अगस्त 2024 में हुई इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया था। उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया था, जिसने सत्र अदालत के समक्ष अपनी चार्जशीट दायर की थी। अगली बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार 21 जनवरी को दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर खंडित फैसला सुनाया। जहां न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने याचिका खारिज कर दी, वहीं न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने हुसैन को अंतरिम जमानत दे दी। मतभेद को देखते हुए रजिस्ट्री को मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया, ताकि मामले को तीसरे न्यायाधीश या बड़ी पीठ के पास भेजा जा सके। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए केवल हिरासत पैरोल दी थी। यह आदेश 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से संबंधित मामले में पारित किया गया था। जस्टिस मित्तल ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने यह स्वीकार करते हुए कि आरोप गंभीर हैं, कहा कि वर्तमान समय में ये केवल आरोप बनकर ही रह गए हैं। एक और बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से कहा कि वो जम्मू की अदालत में उचित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं, जहां कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। मामला 1989 में 4 भारतीय वायुसेना अधिकारियों की हत्या से संबंधित है। न्यायमूर्ति अभय अशोक और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने ट्रायल जज की एक रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया, जहां उन्होंने कहा था कि उस अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं ही नहीं थी। पीठ ने कहा कि अदालत में सुविधाओं से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि आरोपी व्यक्ति वस्तुतः प्रभावी जिरह कर सके। पीठ ने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से नए स्थापित सिस्टम की जांच कराकर 17 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी है। इस हफ्ते की एक चर्चित खबर में मुंबई के बांद्रा इलाके की एक अदालत ने शुक्रवार 24 जनवरी को कथित बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद की हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 16 जनवरी को अभिनेता सैफ अली खान पर हमला किया था और उन्हें घायल कर दिया था। यह अभिनेता के बांद्रा स्थित आवास पर देर रात हुई घटना के सिलसिले में है। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की टीम ने मामले में जांच की प्रगति के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। बताया गया कि पुलिस ने आरोपी के कपड़े और वो हथियार भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल उसने एक्टर पर हमला करने के लिए किया था। हालांकि पुलिस को अभी भी जूते बरामद नहीं हुए हैं जो उसने उस दिन पहने थे। पुलिस ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि आरोपी जांच अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि शहजाद के वकील ने बताया कि अभिनेता के परिवार ने 100 नंबर की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पुलिस को नहीं बुलाया और ना ही वे उनके साथ अस्पताल तक गए, और इस बात से पता चलता है कि यहां कोई बहुत बड़ा हमला नहीं किया गया था।
वकील ने आगे सवाल उठाया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चेहरा और पुलिस द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया चेहरा मेल भी नहीं खाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक को उन दावों की जांच करने का निर्देश दिया कि 2021 में लखीमपुर खेरी हत्याकांड के आरोपी आशीष मिश्रा ने गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 4 सप्ताह के भीतर तथ्यावंशी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ये आदेश पीड़ित परिवारों द्वारा मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करने वाले एक आवेदन के बाद दिया गया। आवेदकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि गवाहों को धमकी दी जा रही है और रिश्वत भी दी जा रही है। मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने आरोपों से इनकार किया और उन्हें निराधार और प्रचार प्रेरित बताया। न्यायमूर्ति कांत ने आरोपों की गंभीरता को नोट किया और सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस जांच का सुझाव भी दिया। केरल के त्रिवेंद्रम की एक अदालत ने अपने रोमांटिक रिश्ते को खत्म करने के लिए अपने साथी शेरोन राज को जहर देकर हत्या करने के लिए ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई है। नयनी तिक्कारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया। साथ ही ग्रीष्मा को अपहरण के लिए 10 साल आईपीसी की धारा 364 और सबूत नष्ट करने के लिए 5 साल आईपीसी की धारा 201 की सजा सुनाई। मामले से पता चला कि ग्रीष्मा ने शैरन को अपने घर बुलाया और उसे आयुर्वेदिक मिश्रण में जहर मिलाकर पिला दिया। शैरन ने बाद में जहर के कारण दम तोड़ दिया। ग्रीष्मा की मां सिंधु कुमारी पर सबूत नष्ट करने में मदद करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था। हालांकि ग्रीष्मा के मामा निर्मल कुमार नायर को सबूतों के साथ छेड़छाड़ के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया और 3 साल की सजा सुनाई गई। ग्रीष्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 328 जहर से नुकसान पहुंचाना और 302 हत्या के तहत भी दोषी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को कोर्ट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ा दी। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी। याचिकाएं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं जिसके तहत उसने मथुरा अदालत से मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था और उच्च न्यायालय के दिसंबर 2023 के आदेश के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी। ये विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब काल की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है, जिस पर आरोप है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार 23 जनवरी को स्विगी, जोमैटो आदि जैसे ऑनलाइन डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के डिलीवरी भागीदारों की निगरानी और विनियमन के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग वाली याचिका पर पुलिस महानिरीक्षक को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने डीजीपी को नोटिस जारी किया और नित्यानंथम द्वारा दायर याचिका को 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। अपनी याचिका में नित्यानंथम ने कहा था कि हालांकि स्विगी, जोमैटो, डंजो, जेप्टो आदि के डिलीवरी पार्टनर से कंपनी की वर्दी या यूनिफॉर्म पहनने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन अक्सर वे अपना नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने वाला कोई पहचान पत्र नहीं रखते थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कुछ मामलों में डिलीवरी पार्टनर बिना वर्दी के आते थे या हेलमेट पहनकर आते थे, जिससे डिलीवरी करने वाले के चेहरे की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसमें वरिष्ठ वकील श्रीनिवासन गणेश को पेशेवर शुल्क के रूप में या फीस के रूप में 64 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने को कहा गया है। एसोसिएशन 22 अगस्त 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे रहा है। 21 जनवरी को न्यायमूर्ति जेबी पारदवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने पक्षों से मामले को सुलझाने का आग्रह किया। इससे पहले नवंबर 2024 में कोर्ट ने 64,35,000 रुपए की धन डिक्री के निष्पादन पर रोक लगा दी थी। विवादित एसोसिएशन से जुड़े एक टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेशी को लेकर है। एसोसिएशन का दावा है कि एसोसिएशन की चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म केसी मेहता एंड कंपनी के कहने पर जूम के माध्यम से आयोजित प्रारंभिक या परिचयात्मक
सम्मेलन को छोड़कर वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश की कोई भागीदारी नहीं रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 23 जनवरी को उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें भारत का राष्ट्रीय पुत्र घोषित करने की मांग की गई है। पिनकपनी मोहंती द्वारा दायर याचिका में 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता देने और कटक में नेताजी के जन्म स्थान संग्रहालय को राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित करने का भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने आगे नेताजी से संबंधित इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी दस्तावेजों सहित गुप्त फाइलों को सार्वजनिक करने का आग्रह किया है। उन्होंने 1947 के सत्ता हस्तांतरण समझौते और 1945 में नेताजी के कथित लापता होने पर मुखर्जी आयोग की जांच रिपोर्ट का प्रकाशन करने का भी अनुरोध किया है। 1999 में न्यायमूर्ति मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में गठित मुखर्जी आयोग ने नेताजी के लापता होने से जुड़े रहस्य की जांच की थी। मोहंती ने दावा किया है कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा, जिनके कार्यालय ने मामले को गृह मंत्रालय को भेज दिया था। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति मृगंका शेखर साहू की खंडपीठ ने इसे सुना। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से हलफनामा मांगा है और मामले को 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। हम लौटेंगे अगले हफ्ते कोर्ट्स दिस वीक हिंदी के अगले एपिसोड के साथ। जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए और हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये खबरें जान के कैसा लगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बने रहिए लाइव लॉ के साथ। धन्यवाद।